अ, मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो थैंक यू सर। और धन्यवाद कहता हूँ मैं उन्नति की तरफ से कि आप है वो इस कैंप का हिस्सा बने और ये सब। आपने 15 कैंप करीब 15-16 कैंप कर दिए। क्या देखा गाँव में? किस तरह के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं? हाँ, जैसे सर आपका भी बहुत थैंक यू कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और कैंप के लिए आप हमारे साथ सहयोग दिया। हमने सारी महिलाओं को देखा, किशोरियों जो कन्याएँ हैं उनको देखा, स्कूल की जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं उनसे बात की। तो मेजर दिक्कत हमें ये लगी कि यहाँ पे बच्चियाँ अपना खाना-पीना जो औरतें अपना खाना-पीना उसका ध्यान नहीं रख पा रही हैं। सबका खून कम है, हीमोग्लोबिन किसी का भी 8 या 9 ग्राम से हमें ज़्यादा नहीं मिल पाया है। और आप लोग ये इस एरिया में जितना काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगा कि लोगों को आप पे इतना भरोसा है और लोगों को आप इतना आगे लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा तो सर हेल्थ कैंप था, पर हमें ये महसूस हुआ कि हेल्थ कैंप से पहले हमें अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है यहाँ के पेशेंट्स को। अवेयरनेस हमने की बहुत, बहुत सारे पेशेंट को जागरूक भी किया, लेकिन हाँ, सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। किस-किस मामले में? न्यूट्रिशन के मामले में। बहुत सारे पेशेंट कुपोषित हैं। सब यहाँ के पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन 8 या 9 से ऊपर है ही नहीं। एक कारण उसका ये है कि उनको पोषण नहीं मिलता। दूसरा कारण ये है कि वो या तो नंबर ऑफ डिलीवरीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा कर रही हैं, उस समय पे वो पोषण नहीं ले रही हैं। जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं आयरन और कैल्शियम की, वो नहीं ले ले पा रही हैं यहाँ पे। मैंने पहले जैसे हरियाणा में काम किया तो वहाँ की आंगनवाड़ी में जब पेशेंट्स को आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती थी तो पेशेंट कायदे से उसको लेते थे, तो उनका हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं मेंटेन होता था। अब अनीमिया है तो पेशेंट को सर दर्द भी रहता है यहाँ पे। दूसरा कारण यहाँ सर दर्द का है कि गर्मी है, तो पेशेंट पानी नहीं पीते। तो बेसिक जो छोटी छोटी आदतें हैं, जो दिनचर्या की खाने पीने की आदतें हैं, वही पेशेंट अगर हमारे यहाँ के सारे बदल लें तो बहुत फ़ायदा होगा। आप सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो स्कूलों में आयरन की दवाइयाँ जो बच्चे को नीली गोली देनी होती है वो देते हैं। आंगनवाड़ी में लाल गोली आयरन की होती है वो देते हैं। पेशेंट्स हमारे नहीं लेते हैं। पेशेंट्स को पता नहीं किसी तरह का भ्रम है कि वो आयरन की दवाई से उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा या कैल्शियम की दवाई से कुछ हो जाएगा। तो वो हमने बहुत उनको अवेयर किया कि बहुत ज़रूरी है, बच्चे जब पेट में होता है, प्रेग्नेंट होती है पेशेंट तो उसको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, आयरन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चा भी उसी से आयरन ले रहा है। और अगर हम एज ग्रुप डिवाइड कर दें तो जैसे 5 साल तक का बच्चा है, उसका सारा चीज़ या तो माँ अगर दूध पिला रही है या बेसिक खाने से जा रहा है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ 7-8 साल के बच्चे भी चाय पी रहे हैं दिन में 2 से 3 बार और उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो कुपोषित हैं। और वो भी एनीमिक है क्योंकि वो जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो माँ एनीमिक थी तो बच्चा भी एनीमिक हुआ, तो वो साइकिल पूरी हमारी बनी हुई है। जी, और वो साइकिल को तोड़ने के लिए सरकार नीली गोलियां चलाती है आयरन की, वो भी बच्चे नहीं लेते हैं। तो एक तो ये अवेयरनेस नहीं है। जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने कहा बच्चे लेके ये दवाई फेंक देते हैं, नहीं ले पा रहे। ये सबसे बड़ा कारण तो ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पे बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो राइट एज जो मैरिज की सरकार की तरफ से 18 साल है, पर हमने यहाँ देखा कि 19 साल की लड़कियों के तो 2-2 बच्चे हैं। आज हमने देखा एक लड़की की 13 साल में शादी हुई और 14 साल में वो एक बच्चे की माँ थी। तो उस बच्चे ने ना एजुकेशन पूरी करी और वो इतनी जल्दी इस उम्र में उसने वो माँ भी बन गई। तो राइट एज ऑफ मैरिज अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि ना वो खुद न्यूट्रिशन पूरा उन्होंने लिया ना शिक्षा ली, वो बच्चों को भी शायद उसी साइकिल में आगे चलाएंगी। सर वैसे तो जैसे हमारे पूरे इंडिया का कल्चर इस तरह का है कि औरतें अपना ध्यान ना रख के या तो हस्बैंड्स का या बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, खुद वो कम खाती हैं, लास्ट में बचा हुआ खा लेती हैं। वो यहाँ पे मेन इशू है। अगर हम उनके घर के हमने बच्चे जो आज लड़के बच्चे स्पेशली लड़कियां नहीं, जो लड़के हैं और जो आदमी है वो न्यूट्रिशन उन वो माल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं है, वो कुपोषित नहीं है। सिर्फ जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं वो हैं। तो एक तो उनकी मानसिकता कि हम ज़रूरी नहीं है, हमारे परिवार में आदमी या लड़के ज़रूरी हैं और लड़कों को ही वो आगे पढ़ा रहे हैं और आदमियों को ही खाना-पीना अच्छे से दे रहे हैं। खुद सिर्फ वो या तो चाय लेते हैं 4 से 5 बार या फिर बचा हुआ बच्चों का खा लेते हैं कि हमें अब जैसे मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो एनीमिया एक ऐसा टॉपिक होता था कि अगर वो आपको नहीं आता तो आपको फेल कर देते थे। आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपको एनीमिया नहीं आता। और जैसे हमने गायनी का कोर्स किया ऑब्स गायनी का, उसमें अगर हमें पीपीएच नहीं आता मतलब जो डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा बहता है, क्योंकि ये 2 कारण हैं जिससे औरतों की जान सबसे ज़्यादा जाती है।
तो ये भी होता है कि औरतें घर पे डिलीवरी करा रही हैं, अब ये भी 6 या 7 बच्चे कर रही हैं, अब जितने ज़्यादा बच्चे करोगे उतना ज़्यादा खून जाएगा। तो प्रेगनेंसी केयर में बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और मेंस्ट्रुअल केयर तो अब मान लो कि पेशेंट को माहवारी है और उसको ज़्यादा दिन है, उसको ये भी नहीं पता कि ज़्यादा दिन किसे बोलते हैं। उसने आस पड़ोस में पूछा तो सबने कहा हाँ हमें भी 5-7 दिन तो होती ही है, और इतना इतना ज़्यादा खून ही जाता है उसको। 2 साल से इतना खून जा रहा है कि उसका हीमोग्लोबिन 4 आ गया है। अनीमिया, अनीमिया क्या होता है कि जब खून कम होता है तो बच्चेदानी को भी खून नहीं मिल पाता, और बच्चेदानी खून रोक नहीं पाती और निकलता रहता है खून। तो सारी अगर हम जड़ माने तो शरीर में कमजोरी है यहाँ के मरीजों में, और खून की कमी है। कि आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर के आप क्या सोचते सर जैसे मैं अगर अपना समय याद करती हूँ कि मैं 7th-8th क्लास में थी, तो हमें स्कूल में बताया गया था। हालांकि मेरी बड़ी बहन ने मुझे पहले बताया था कि हो सकता है कि 1-2 साल में ब्लीडिंग हो। मुझे नहीं समझ आया वो क्या कहना चाह रही है, पर हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझाया, और ये एक अच्छी बात उन्होंने की कि लड़कों को भी वहीं पे रखा, क्योंकि लड़कों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माहवारी क्या होती है, उस समय पे क्या दिक्कतें होती हैं। और हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि हर महीने ब्लीडिंग होगी, थोड़ा दर्द होगा, क्यों होती है ये भी बताया था। किसी तरह की कोई टैबू या छुप छुप के शर्म नहीं रखी गई थी। और मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, पर इससे बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि बच्चियाँ एकदम शर्म में थी यहाँ पे कि माहवारी का नाम मत लो या पीरियड्स का नाम मत लो, इस तरह से उनका व्यवहार था। अगर आप बच्चा पीरियड के नाम से या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी या यहाँ पे जैसे कपड़ा वाले बोलते हैं उस नाम से ही शर्म में है, तो मतलब उसे जागरूकता नहीं है। और लड़कियों को ही नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि लड़कों को इस बारे में कुछ बताया गया होगा। अब घर में आपके मम्मी बहन वाइफ भी आएगी, तीनों को माहवारी होती है, और आप घर में आदमी भाई पापा हो के आपको ये नहीं पता कि उस समय पे क्या दिक्कतें होती हैं, तो शायद आप कोई उनकी हेल्प नहीं कर नहीं कर पाओगे, कोई मदद नहीं कर पाओगे। अब हर एज ग्रुप का सर अलग-अलग दिक्कतें थी। ये तो हमने करीब 50 साल तक की दिक्कत है। अब 50 से ऊपर क्या होता है कि जैसे-जैसे हम नंबर ऑफ डिलीवरी ज़्यादा करते हैं, बच्चेदानी ढीली हो जाती है। उसके लिगामेंट्स ढीले हो जाते हैं और वो नीचे आने लगती है। नीचे आती है उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं कि बच्चेदानी बाहर आ गई। तो ये शिकायत भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 बच्चे तो पीछे जो पिछली पीढ़ी हमारी गई है उसके थे। अब वो प्रोलैप्स हुआ, वो भी जो हमारी अम्माएँ हैं वो भी शर्म में हैं कि मुझे नहीं बताना है किसी को कि बच्चेदानी बाहर आ गई है, और वो 2-2 3-3 साल से बच्चेदानी बाहर है। उसका ऑपरेशन होगा या दवाई से इलाज होगा, उन्हें ये भी जागरूकता नहीं है। तो 3-4 मुद्दे हैं सर कि एक तो स्कूल, एक न्यूट्रिशन, एक सेल्फ अवेयरनेस कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। की तरफ से उन्नति की तरफ से मैडम का सुमेर जी और पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। और खासकर इन्होंने एक चीज कही कि हम जिनको बीमारी नहीं मानते हैं, हम जिनको इग्नोर करते हैं, हम जिनको छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें छोड़ने लायक नहीं है। उसके लिए आप प्लीज जो विशेषज्ञ है, जानकार है, डॉक्टर्स है, उनसे सलाह लीजिए, पूछिए, मिलिए। हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपके लिए समस्या बन रही है, तो उस समस्या को बनने से पहले हमें रोकना है। इसी चीज को लेकर के ये कैंप सब जगह हो रहा है। हम अभी और कैंप करेंगे, दोबारा करेंगे, ये प्रयास जारी रहेगा। शुक्रिया।